चर्चा कर रहे थे हम एकीकृत पाठ्यचर्या के प्रकारों की। आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उसमें हमने चर्चा की एकीकृत पाठ्यचर्या के प्रकारों की। सबसे पहले हम विषय आधारित एकीकरण की बात करेंगे। ये दृष्टिकोण एक केंद्रीय विषय अथवा विषय के आसपास सीखने को व्यवस्थित करके विभिन्न विषयों को जोड़ता है। उदाहरण के लिए मेरा परिवार पर एक इकाई में परिवार की गतिविधियों का अध्ययन, सफाई का महत्व, पशुपालन की उपयोगिता, खेल की भावना, प्रकृति से प्रेम, भोजन आदि के महत्व, उपयोगिता तथा सामूहिक परिवार की अवधारणा पर सामाजिक विश्लेषण सम्मिलित हो सकता है। इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि मेरा परिवार जो है उसमें किस प्रकार से संयुक्त परिवार है, बच्चे खेल रहे हैं, भोजन बन रहा है, खेती हो रही है, पशुओं की देखभाल हो रही है आदि। दूसरा हमारा एकीकरण का प्रकार है परियोजना आधारित एकीकरण। विद्यार्थी विस्तारित परियोजनाओं में संलग्न होते हुए जो कई विषय क्षेत्रों को एकीकृत करते हैं, वे विभिन्न विषयों के ज्ञान और कौशल को लागू करके वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए सहयोग करते हैं। उदाहरण के लिए एक स्थायी समुदाय को डिजाइन करने की परियोजना में भूगोल, पर्यावरण, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन के तत्व शामिल हो सकते हैं। देखिए इस चित्र के माध्यम से परियोजना आधारित एकीकरण, ये एक स्थायी समुदाय का चित्र यहाँ पे आप देख रहे हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तीसरा है पूछताछ आधारित एकीकरण। एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रकारों के बीच ये दृष्टिकोण छात्र संचालित पूछताछ और अन्वेषण पर जोर देता है। छात्र अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, विषयों की जांच करते हैं और विभिन्न विषयों के संबंध बनाते हैं। शिक्षक प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाते हैं और छात्रों के सीखने के अनुभवों का मार्गदर्शन करते हैं। पूछताछ में देखिए किस तरह की पूछताछ हो सकती है। छात्र संचालित पूछताछ और अन्वेषण, संस्कारों के बारे में बताया जा सकता है। राष्ट्रीय पक्षी कौन है, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, राष्ट्रीय ध्वज कैसा है, गिनती के बारे में हम बात कर सकते हैं। अब जब आप गिनती का देख रहे हैं, आओ गिनती सीखें, तो देखो यहाँ पर अंक गणित में भी लिखा हुआ है, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है और नागरी लिपि में भी लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और आगे जब पूछताछ आधारित शिक्षा की ही बात करते हैं तो इंदिरा गांधी जो विश्वविद्यालय है इग्नू, उसके 5E की बात करना भी हम यहाँ नहीं भूलेंगे, जिसमें 5E दिए गए हैं। संलग्न होना, एंगेज करना, अन्वेषण करना, एक्सप्लोर करना, समझाना, एक्सप्लेन करना, विस्मृत करना, एलोब्रेट करना और मूल्यांकन करना यानी एवेल्यूएट करना। तो ये 5 जो शिक्षा के जो 5E है वो पूछताछ आधारित शिक्षा में आते हैं। अगला हमारा है कला आधारित एकीकरण। कला, दृश्य, संगीत, नाटक आदि को पाठ्यक्रम में एकीकृत करने से रचनात्मकता बढ़ती है और छात्रों को अन्य विषय क्षेत्रों से संबंध बनाते हुए खुद को अभिव्यक्ति करने की अनुमति भी मिलती है। उदाहरण के लिए प्राचीन सभ्यताओं पर एक इतिहास के पाठ में उस युग से प्रेरित कला का निर्माण शामिल हो सकता है। इस चित्र के माध्यम से देखिए प्राचीन सभ्यताओं में जहाँ हम मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनकी संस्कृति में कैसे बर्तन होते थे, कैसे कक्ष होते थे, क्या आकार होता था, किस तरह पानी की व्यवस्था होती थी, किस तरह प्रकाश की व्यवस्था होती थी, ये सब समझा जा सकता है। अगला है हमारा प्रौद्योगिकी एकीकरण। यह दृष्टिकोण सीखने को बढ़ाने के लिए विभिन्न विषयों में प्रौद्योगिकी उपकरणों और संसाधनों को शामिल करता है। छात्र अनुसंधान में डाटा विश्लेषण, मल्टीमीडिया की प्रस्तुतिकरण और सहयोग के लिए
प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, यानी शिक्षा में टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप एकीकरण करते हैं। अब इस एकीकरण में आप देखिए डाटा विश्लेषण, मल्टीमीडिया है यहाँ, जहाँ विभिन्न, अगर हम चित्रों के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से, संकेत के माध्यम से जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये है हमारा प्रौद्योगिकी एकीकरण, इसमें हम समझ सकते हैं। अब प्रौद्योगिकी एकीकरण में आप कर सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई, हम किसी बालक को, किसी को पढ़ा रहे हैं और वहाँ हम संगीत से जुड़े हुए वाद्य यंत्रों को हम दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर हम उनको उनके चित्र भी दिखा सकते हैं और चित्र के साथ साथ हम उनकी ध्वनि का भी प्रसारण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे हम इसमें बात करेंगे इस चार्ट के माध्यम से अंतः विषय दृष्टिकोण का। अंतः विषय दृष्टिकोण जो हमारा है, वहाँ पर हमारा गायन है, नृत्य है, जीवन कौशल और सामाजिक कौशल है। उसके अलावा हमारे पास अंकगणित है, हमारे पास कला है, खेल है और खेल के साथ भाषा है। ये अब हम बात कर रहे हैं कि आज जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात कर रहे हैं, और मैंने आपको पूर्व में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार यदि हम बस्ते का बोझ कम करना चाहते हैं, हम एकीकृत शिक्षा के माध्यम से शिक्षण अधिगम कराना चाहते हैं, पूर्व में जो समितियों ने जो संस्तुतियाँ दी उनको लागू करना चाहते हैं और विकसित भारत 2027 का लक्ष्य यदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जब एक किताब, एक कक्षा की बात करेंगे तो हमारी जो पाठ योजना है, यानी हमारा जो मानचित्र है, उसमें भी हमें परिवर्तन करना होगा और उसी के संबंध में हम आपसे बात करेंगे। एकीकृत शिक्षा के उद्देश्य भी समझ लेना यहाँ बहुत आवश्यक है। एकीकृत शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं? समान अवसर, एकीकृत पाठ्यक्रम और शिक्षा सभी विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा और सीमाओं की परवाह किए बिना समान अवसर देने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य उन बाधाओं को दूर करना है जो कुछ छात्रों की उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच को सीमित करते हैं। यानी मान लीजिए कि आप जो ये देख रहे हैं, प्रतीकात्मक जो आप ये व्याख्यान देख रहे हैं, ये भी एकीकृत शिक्षा या समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। समान अवसर के बाद समावेशी शिक्षण वातावरण। एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य एक समावेशी शिक्षण वातावरण स्थापित करना है जहां विभिन्न आवश्यकताओं वाले, अभी जब आप इस समय जब इस व्याख्यान को सुन रहे हैं, इस व्याख्यान को देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी, शिक्षार्थी, सुनने वाले, देखने वाले लोग हैं, वो मूक बधिर भी हो सकते हैं। तो उनके लिए ये प्रतीकात्मक जो आपका आज का ये व्याख्यान है, ये आपकी विभिन्न आवश्यकताओं को अध्ययन और विकास के लिए एक साथ ला रहा है। ये विद्यार्थियों को एक दूसरे को स्वीकार करने और एक दूसरे को सम्मान करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। एकीकृत शिक्षा के उद्देश्य में शैक्षिक सफलता, ये सुनिश्चित करना कि सभी छात्र शैक्षिक सफलता प्राप्त करें। एकीकृत पाठ्यक्रम का लक्ष्य है निर्देशात्मक तकनीकों को संशोधित करके, विशेष सहायता प्रदान करके एक समावेशी पाठ्यक्रम को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है, जो छात्रों के विभिन्न सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करती है। सामाजिक समावेश, ये छात्रों के बीच बातचीत और सहयोग को बढ़ाता है और एकीकृत शिक्षा सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। ये सहानुभूति को बढ़ावा देती है, गलतफहमियों को दूर करती है और बिना विकलांगता वाले बच्चों के बीच अच्छे संबंधों को भी विकसित करती है। ये एकीकृत शिक्षा के उद्देश्यों में अब हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत विकास की। एकीकृत पाठ्यक्रम प्रत्येक छात्र के व्यक्तिगत विकास
के मूल्य पर जोर देता है। ये उनकी स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को बढ़ाने का प्रयास भी करती है, जिससे वे अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सके और समाज में बहुमूल्य योगदान दे सके। और अंत में हम जब एकीकृत शिक्षा के उद्देश्यों की बात करते हैं तो हम स्वतंत्रता और अधिकार की चर्चा किए बिना नहीं रह सकते। एकीकृत शिक्षा का उद्देश्य विकलांग छात्रों को शिक्षा, भागीदारी और समान अवसरों के अधिकार सुनिश्चित करने में सशक्त बनाता है। ये एक ऐसे समाज की स्थापना की आकांक्षा रखता है जो प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करता हो और विविधता को महत्व देता हो। अब एकीकृत शिक्षा के उद्देश्यों को समझने के बाद हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं एकीकृत शिक्षा के लाभ, यानी एकीकृत शिक्षा के आखिर लाभ क्या क्या है। विविध साथियों के साथ बातचीत के माध्यम से सामाजिक कौशल और सहानुभूति में वृद्धि की जा सकती है। अनुरूप निर्देश के कारण सभी छात्रों के शैक्षिक परिणामों में सुधार किया जा सकता है। नंबर 3, विकलांग छात्रों के लिए अपनेपन की भावना को बढ़ावा देते हुए समावेशिता को बढ़ावा दिया जा सकता है। टीम वर्क यानी समूह में कार्य और सहयोग कौशल विकसित करता है। छात्रों को विविध और समावेशी समाज के लिए तैयार करता है। कलंकीकरण को कम करता है। कलंकीकरण यानी किसी पे आक्षेप लगाना, किसी पे थोप देना किसी चीज़ को। कलंकीकरण को कम करता है और मतभेदों को स्वीकार करने को बढ़ावा देता है। व्यक्तिगत क्षमताओं और पृष्ठभूमियों के लिए सम्मान और प्रशंसा को प्रोत्साहित करता है। ये हमारे हुए एकीकृत पाठ्य योजना के लाभ। अब हम बात करेंगे पाठ्य अवधारणा मानचित्र। जैसे कि हमने पूर्व में चर्चा करी कि जब हम बस्ते का बोझ कम करने की बात करेंगे, जब हम बात कर रहे हैं एक कक्षा एक किताब की, जब हम बात कर रहे हैं एकीकृत शिक्षा की, जब हम चर्चा कर रहे हैं समावेशी कक्षा की, तो उसमें हमारी परंपरागत जो पाठ्य योजनाएं हैं, जिसमें पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न है, उद्देश्य कथन है, उसके बाद में आपका आदर्श वाचन है, अनुकरण वाचन है, कठिन शब्दों का निवारण है, पुनरावृत्ति है और होमवर्क है, ये ऐसे नहीं चलेगा। इसके लिए पाठ्य अवधारणा मानचित्र को एक विभिन्न प्रकार से तैयार किया जाएगा। मान लीजिए, अब उदाहरण के लिए आप इस मैप में, आप इस चित्र में देख रहे हैं कि हमने एक पाठ्य योजना में एक अध्याय लिया है मेरा परिवार। अब मेरे परिवार में क्या क्या चीज़ें आएंगी। मेरे परिवार में जब हम बात करेंगे तो मेरे परिवार में एक पाठ में 4 जो विषय है उनको एकीकृत किया गया है, जैसे सामान्य ज्ञान को, विज्ञान को, भाषा को, इतिहास को और संस्कृति को। ये हमारे हैं। अब इसमें आप जब हम सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो सामान्य ज्ञान में हम विभिन्न चीज़ जोड़ लेंगे, जैसे हमारा धर्म आ जाएगा, स्वतंत्रता आ जाएगी, मित्रता आ जाएगी, समानता आ जाएगी। विज्ञान की बात करेंगे तो तकनीकी विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान आ जाएंगे। जब हम गणित और इतिहास की बात करेंगे तो प्राकृतिक संपदा, हमारे सम विषम आ जाएंगे, संख्याएं आ जाएंगी। और जब हम संस्कृति की बात करेंगे तो हमारे वहाँ सभ्यता है, भाषा है, विश्वास एवं अवधारणाएं हैं, भोजन है, परंपराएं हैं, ये इतनी सारी। तो जब मेरा परिवार पाठ की संरचना करी गई तो एकीकृत में विभिन्न प्रकारों से गणित, विज्ञान, सामान्य विज्ञान, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, सभ्यता सबको समाहित कर दिया गया। यदि मैं बोलचाल की भाषा में इसको समझाऊं तो एकीकृत, देखिए घरों में हम भोजन करते हैं। अब भोजन
जब हम भोजन की बात करते हैं या मध्याह्न के भोजन की बात करते हैं या रात्रि भोजन की बात करते हैं तो उसमें हमारा दाल आ गया, चावल आ गए, हमारी सब्जी आ गई, हमारी रोटी आ गई, पापड़ आ गया, अचार आ गया, सलाद आ गया, रायता आ गया, इतनी सारी चीज़ें हो गई। और इन सब चीज़ों को मिला करके हमने कहा कि ये हमारा भोजन है। लेकिन जब हम एकीकृत को बात करेंगे तो आपने सारी विभिन्न प्रकार की सब्जियों को मिक्स करके और आपने क्या किया, आपने पुलाव बना दिया, एकीकृत हो गया, आपको सारी चीज़ें एक जगह पर मिल गई। ऐसे ही जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा में एकीकृत में एक विषय में अनेक विषयों का समावेश करके एकीकृत शिक्षण कराया जा सकता है। चलिए बात करते हैं पाठ्य योजना की। और पाठ्य योजना में मैंने एक पुस्तक ली है, सूर्या भारती की कक्षा 3 की पुस्तक है, जिसमें एक पाठ है मेरा परिवार। अब इसमें केवल हमें 2 ही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना है। नंबर 1, सह विविध विषयों से संबंधित, यानी अन्य विषयों के साथ कैसे संबंधित किया गया और विषय क्या था हमारा। हम सबसे पहले मेरा परिवार में हम अंक शास्त्र को दे रहे हैं। कैसे? शिक्षक दूध का उपयोग करने के लिए लीटर और मिलीलीटर जैसी इकाइयों को मापने जैसे विषय को जब पढ़ाएगा तो वहाँ पर आपका माप यानी अंक गणित आ जाएगा। बोतल, ग्लास, जग, मग, बाल्टी आदि सम विषय गिनती के करके उनको आसानी से गणित विषय को पढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक बाल्टी भरने के लिए कितने गिलास दूध की आवश्यकता होगी, आपको मेजरमेंट बताया जा सकता है। तो आ गया आपका सामान्य ज्ञान भी हो गया, आपके अंक गणित भी हो गई। आगे बढ़ते हैं और इसी में मान लीजिए कि एक प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि हमने पूछताछ पर आधारित भी बात करी है। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? इकाइयों के रूपांतरण के लिए और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे एक गाय 20 लीटर दूध देती है और शेष गायें 10, 13 और 18 लीटर दूध देती हैं। विद्यार्थी बताएं कि कुल गायों और उनसे प्राप्त दूध की मात्रा कितनी है, यानी इकाई औसत कितना होगा। दूसरा विषय मेरा परिवार में ही हम लेते हैं सामान्य ज्ञान, कला एवं संस्कृति। अब सामान्य ज्ञान, कला एवं संस्कृति की बात करेंगे तो शिक्षक विद्यार्थियों से उनके परिवार के सदस्यों, उनकी आयु, गतिविधियों, परिवार में मनाए जाने वाले पर्व, तीज त्योहारों के संदर्भ में चर्चा करेगा। साथ ही उनकी व्यक्तिगत पसंद नापसंद के माध्यम से सामान्य ज्ञान और संस्कृति का अधिगम कराते हुए मेरा परिवार पाठ के माध्यम से ज्ञान का विस्तार कराएगा। तो इस प्रकार से सामान्य ज्ञान, कला और वो भी हमारा आ गया। और फिर हम करेंगे बात विज्ञान और इतिहास की। भारत में उपलब्ध रसायन पदार्थों, जलवायु परिवर्तन, मौसम, जल, वायु, अग्नि, जीव जंतु, पशु पक्षी, मिट्टी के प्रकार आदि के चित्रों, गतिविधियों, लेखों, नाटक से एकीकृत अधिगम कराया जाएगा। इसमें इतिहास की चर्चा भी की जाएगी कि पुराने ज़माने में कैसे बर्तन होते थे, कैसे कपड़े होते थे, कौन कौन सी धातुएं होती थी, घरेलू सामान होते थे तो कैसे होते थे, कितने होते थे, और परिवर्तन के कारणों पर भी वार्ता की जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा जो एकीकृत पाठ्य योजना का जो हमारा मानचित्र है या हमारी अवधारणा है, उसमें हम एक पुस्तक में, एक कक्षा और एक पुस्तक में अनेक विषयों का अध्ययन यानी शिक्षण अधिगम हम करा सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा ये व्याख्यान श्रृंखला थी, जिसमें हमने बात करी, हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हम इसमें
सबसे पहले चर्चा करेंगे कि बस्ते का राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जब हम बात कर रहे हैं 2020 को पूरी रूप से प्राप्त करने की, तो सबसे बड़ा एक विषय वहाँ पर आ रहा है और वो ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के बस्ते के बोझ कैसे कम हो। तो हमने यहाँ चर्चा में आपको बताया कि एक कक्षा एक किताब और उसी में एकीकृत पाठ्य सामग्री हो और साथ में समावेशी शिक्षण हो। दूसरा, एकीकृत शिक्षा के प्रकारों के बारे में, अवधारणाओं के बारे में चर्चा करी, उद्देश्यों के बारे में चर्चा करी, उसके लाभों के बारे में चर्चा की और शिक्षण अधिगम कैसे होगा, इस पर हमने विस्तृत चर्चा करी। और अंत में हमने परंपरागत पाठ योजना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पाठ्य अवधारणा मानचित्र के आधार पर ये समझने और समझाने का प्रयास करा कि परंपरागत पाठ योजना में एक विषय के भीतर ही सारी चीज़ें थी, लेकिन जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, पाठ्यचर्या की बात कर रहे हैं, पाठ्य अवधारणा मानचित्र तैयार कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक विषय के अंतर्गत अनेक विषयों का समाधान है, विषय के अंदर, विषय के बाहर और विषय के मध्य। तो इस प्रकार से आज की हमारी ये चर्चा का विषय रहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और हम आशा करते हैं कि आप निश्चित रूप से इसे समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कहा गया है कि बस्ते की बोझ नीति, उसको यदि हमें अचीव करना है, उसको हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें एक कक्षा एक किताब पर चर्चा करनी होगी और वैसे पाठ्यक्रम को तैयार करना होगा। और इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं और आगे के व्याख्यान में चर्चा जारी रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।